गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हर कंपनी की वेबसाइट पर, हर सीईओ की स्पीच में एक लाइन जरूर होती है, हमारे लोग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी देना है या ऑफिस में एक पिंग पोंग टेबल लगा देना? आज हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका टाइटल है कार्यस्थल पर पारस्परिक संबंधों की गतिशीलता, यानी द डायनामिक्स ऑफ वर्कप्लेस इंटरपर्सनल रिलेशंस। ये टाइटल थोड़ा एकेडमिक सा लगता है, पर असल में ये उसी बड़े सवाल का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि वो संपत्ति या एसेट असल में बनता कैसे है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ऑफिस के अंदर ये आपसी रिश्ते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये रिश्ते सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है। ये किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये सिस्टम क्रैश कर गया तो चाहे आपके पास कितने भी ब्रिलियंट लोग क्यों ना हो, काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ये दस्तावेज हमें यही समझाता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। चलिए तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। दस्तावेज इसकी शुरुआत करता है 5 सबसे जरूरी स्तंभों से, या कह सकते हैं 5 पिलर से। पहला है संवाद, कम्युनिकेशन। अब ये तो बहुत ऑब्वियस लगता है, हर कोई कहता है कम्युनिकेशन इज की, पर यहाँ पर बात सिर्फ बोलने की नहीं हो रही है ना? बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कम्युनिकेशन एक 360 डिग्री चीज है। इसमें आप क्या बोलते हैं यानी वर्बल, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है नॉन वर्बल, आप दूसरों को कितनी ध्यान से सुनते हैं और आप फीडबैक कैसे देते और लेते हैं, ये सब शामिल है। सोचिए, एक मैनेजर मीटिंग में कह रहा है, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन वो लगातार अपना फोन देख रहा है। दस्तावेज के हिसाब से उसका वो नॉन वर्बल संदेश उसके शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और वो सीधे सीधे विश्वास को कम कर रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहीं से शायद हम दूसरे पिलर पर आते हैं, जो है विश्वास, ट्रस्ट। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर दस्तावेज इसे कैसे डिफाइन करता है? दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज कहता है कि ट्रस्ट एक दो तरफा सड़क है। ये सिर्फ टीम का अपने मैनेजर पर भरोसा नहीं है, बल्कि मैनेजर का अपनी टीम पर भी उतना ही भरोसा होना जरूरी है, और फिर टीम मेंबर्स का आपस में एक दूसरे पर भरोसा। अच्छा, जब ये तीनों धागे मिलते हैं तभी विश्वास का एक मजबूत जाल बनता है। अगर एक भी धागा कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। पर मेरा एक सवाल है जी, दस्तावेज इसे 2 वे स्ट्रीट कहता है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये हमेशा 50-50 होता है? क्या मैनेजर या लीडर की जिम्मेदारी पहले विश्वास दिखाने की नहीं होती ताकि टीम उस पर भरोसा कर सके? इस पर कोई रोशनी डाली गई है? ये एक बेहतरीन सवाल है। सीधे तौर पर दस्तावेज ये नहीं कहता, लेकिन इसका इशारा यही है। जब ये विश्वास की कमी के नतीजों की बात करता है, जैसे संघर्ष का बढ़ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, माइक्रो मैनेजमेंट, तो ये ज्यादातर लीडरशिप की नाकामियों से जुड़े होते हैं। सही बात है।
तो हाँ, आप कह सकते हैं कि विश्वास का माहौल बनाने की पहली जिम्मेदारी लीडर की ही होती है। उसे पहले अपनी टीम पर भरोसा जताना होता है, उन्हें ऑटोनॉमी देनी होती है, तभी उसे बदले में विश्वास मिलता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन और ट्रस्ट, ये तो मजबूत नींव की तरह लगते हैं। अगला स्तंभ है सम्मान, रिस्पेक्ट, यानी दूसरों की राय और भावनाओं की कद्र करना। और चौथा है सहानुभूति, एम्पैथी। मुझे ये वाला हमेशा एक सॉफ्ट स्किल जैसा लगता था, कुछ ऐसा जो होना अच्छा है पर जरूरी नहीं। लेकिन ये दस्तावेज इसे टीम की परफॉर्मेंस से सीधे जोड़ रहा है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? यहीं पर यह विश्लेषण बहुत पावरफुल हो जाता है। अच्छा, ये एम्पैथी को सिर्फ एक फील गुड गुण की तरह नहीं देखता, ये इसे एक रणनीतिक उपकरण, एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में पेश करता है। अच्छा, जब आप खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचते हैं तो आप सिर्फ उसकी भावनाओं को नहीं समझते, बल्कि आप उसके पर्सपेक्टिव को, उसके सोचने के तरीके को समझते हैं। इससे होता क्या है, आप बेहतर कोलैबोरेट करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा जल्दी सुलझा लेते हैं और आप ऐसे सोल्यूशन निकाल पाते हैं जो सबको मंजूर हों। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को बिजनेस रिजल्ट से जोड़ता है। और पांचवा और आखिरी स्तंभ है सहयोग, कॉपरेशन, यानी एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करना। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो ये पांचों पिलर अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे पर टिके हैं। बिल्कुल, हाँ, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। बिना सम्मान और सहानुभूति के आप सहयोग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और बिना संवाद और विश्वास के सम्मान टिक नहीं सकता। आपने सब बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि पांचों पे टिक कर दिया और काम हो गया। ये एक इकोसिस्टम है जहां हर पिलर दूसरे को मजबूत करता है। तो जब ये पांचों स्तंभ, संवाद, विश्वास, सम्मान, सहानुभूति और सहयोग, मिल जाते हैं तो एक मजबूत टीम बनती है। लेकिन ये रिश्ते दिखते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ मीटिंग रूम में दिखने वाले प्रोफेशनल रिश्ते हैं, या लंच टेबल पर होने वाली हंसी मजाक भी इसमें शामिल है? दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज कहता है कि ये दोनों ही जरूरी हैं। हाँ, और यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक रिश्तों के बीच का अंतर समझाया गया है। फॉर्मल रिश्ते आपकी जॉब टाइटल और हायरार्की पर आधारित होते हैं, जैसे आपका अपने बॉस के साथ या अपनी टीम के साथ रिश्ता। ये जरूरी हैं ताकि काम स्मूथली चलता रहे। लेकिन जो इनफॉर्मल रिश्ते हैं, जो दोस्ती, कॉमन इंटरेस्ट्स और लंच पर होने वाली बातों से बनते हैं, दस्तावेज के मुताबिक वो भी उतनी ही क्रिटिकल है। ये मुझे थोड़ा हैरान करता है। ऑफिस में दोस्ती की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि यही वो चीज है जो वर्क प्लेस को एक कम्युनिटी बनाती है, ना कि सिर्फ एक जगह जहां आप काम करने आते हैं। ये इनफॉर्मल रिश्ते ही हैं जहां असली विश्वास और सहानुभूति पनपते हैं। जब आप किसी को सिर्फ एक कुलीग की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जानते हैं, जिसके अपने शौक हैं, अपनी परेशानियां हैं, तो आपका उसके साथ रिश्ता ज्यादा गहरा होता है। अच्छा, ये इनफॉर्मल रिश्ते उस फॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करते हैं, जिससे सब कुछ बिना फ्रिक्शन के चलता है। तो इन सब का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को इन रिश्तों की परवाह क्यों करनी चाहिए? दस्तावेज इसके फायदों की एक लंबी लिस्ट देता है। हाँ, और वो लिस्ट सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, वो सीधा बिजनेस इंपैक्ट दिखाती है। अगर हम उन फायदों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये दस्तावेज असल में एक डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहा है। वो कैसे? देखिए, जब अच्छे रिश्ते होते हैं तो टीम वर्क बेहतर होता है। ठीक है। जब टीम वर्क बेहतर होता है तो सीधे तौर पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब लोग खुश और प्रोडक्टिव होते हैं तो उनका जॉब सैटिस्फैक्शन बढ़ता है। और जब वो संतुष्ट होते हैं तो वो नौकरी नहीं छोड़ते, जिससे एम्प्लॉय रिटेंशन बेहतर होता है। और ये साइकिल यहीं नहीं रुकता। एक और फायदा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये है कि इससे लीडरशिप भी ज्यादा प्रभावी होती है। मतलब ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि लीडर्स के लिए भी। बिल्कुल, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही है जिसके अपनी टीम के साथ अच्छे रिश्ते हों। सही है। तो अब अगर आप इस पूरी चेन को देखें, बेहतर टीम वर्क, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, कम संघर्ष, खुश कर्मचारी और बेहतर लीडरशिप, ये सब मिलकर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। तो जो कंपनी इन चीजों को नजरअंदाज करती है वो सिर्फ एक टॉक्सिक वर्कप्लेस नहीं बना रही है, वो सीधे सीधे अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने एम्प्लॉय रिटेंशन और अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को हर्ट कर रही है। तो ये सिर्फ फील गुड बात नहीं है, ये बॉटम लाइन की बात है। एग्जैक्टली। ये दस्तावेज अच्छे रिश्तों के लिए एक क्लियर बिजनेस केस बनाता है। जाहिर है ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल। दस्तावेज में उन बाधाओं या रुकावटों का भी जिक्र है जो इन अच्छे रिश्तों के रास्ते में आती हैं, और सरप्राइज सरप्राइज,
लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? खराब संवाद और विश्वास की कमी। हाँ, जो कि हमारे पहले दो स्तंभों के ठीक उलट है। ये इस बात को पुख्ता करता है कि अगर नींव ही कमजोर है तो उस पर रिश्ते की इमारत कभी टिक नहीं सकती। बिल्कुल। इसके अलावा अहंकार, नेगेटिव रवैया, कल्चरल डिफरेंसेस और गलतफहमी जैसी चीजों को भी बड़ी बाधाएं बताया गया है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या ये मुमकिन भी है? अच्छी बात यह है कि दस्तावेज सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि ये सारे तरीके एक्टिव वर्ब्स हैं। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, ये अपने आप नहीं होती। जैसे कि सक्रिय होकर सुनना, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ सुनने का नाटक नहीं करना, बल्कि सच में समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है। सम्मान दिखाएं, शो रिस्पेक्ट, चाहे सामने वाले का पद कुछ भी हो। स्पष्ट रूप से संवाद करें, कम्युनिकेट क्लियरली, सहानुभूति रखें, बी एम्पैथेटिक। और दो और हैं जो मुझे दप्पाले आज के हाई प्रेशर माहौल में बहुत जरूरी हैं। क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और टीम वर्क को प्रोत्साहित करें। ये सारी बातें उन 5 स्तंभों का ही एक्शन प्लान लगती हैं। ये वो काम है जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीईओ हो या इंटर्न, अपने लेवल पर शुरू कर सकता है। हाँ, और अभ्यास करें, दिखाएं, संवाद करें, बने, नियंत्रण करें, प्रोत्साहित करें। ये शब्द बताते हैं कि अच्छे पारस्परिक संबंध एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अच्छा। और जिसे लगातार बेहतर बनाने की जरूरत होती है। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये साफ है कि कार्यस्थल के रिश्ते सिर्फ दोस्ताना होने या एक दूसरे को पसंद करने तक सीमित नहीं है। ये एक जटिल लेकिन समझने योग्य प्रणाली है। ये किसी भी संगठन का छिपा हुआ इंजन है। अगर आप इस इंजन की देखभाल करते हैं, इसे सही तेल देते हैं, तो ये आपकी कंपनी को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो ये कभी भी बंद पड़ सकता है। बहुत अच्छा सारांश है। ये दस्तावेज सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करता, ये प्रिस्क्रिप्शन भी देता है। ये हमें न केवल इन डायनामिक्स को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से सुधारने के लिए एक टूल किट भी देता है। इस दस्तावेज में औपचारिक यानी पद पर आधारित और अनौपचारिक यानी दोस्ती वाले दोनों तरह के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया गया है। और यहीं से हमारे मन में एक आखिरी सवाल उठता है जिस पर हम अपने लिसनर्स को सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। आज के आधुनिक कार्यस्थलों में जो तेजी से रिमोट या हाइब्रिड होते जा रहे हैं, जहां टीम्स अलग अलग शहरों यहां तक कि अलग अलग देशों से काम कर रही हैं, वहां फॉर्मल और इनफॉर्मल संबंधों के बीच का ये संतुलन कैसे बदलता है? बहुत जरूरी सवाल है। और जब लोगों के इकट्ठा होने के लिए कोई फिजिकल वाटर कूलर या चाय की टपरी ना हो, तो उस अनौपचारिक विश्वास और सहानुभूति को बनाने के लिए किन नई रणनीतियों की जरूरत हो सकती है, जिन्हें यह दस्तावेज इतना महत्वपूर्ण बताता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर आज हर लीडर और हर कर्मचारी को सोचने की जरूरत है।